नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम शानदार ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी को एक बार फिर से हाथ जोड़कर नमस्कार, सभी बच्चों को प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। तो हमारे प्यारे देशवासियों सभी आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम शुरू करेंगे फिर। ठीक है, तो भाई आ जाइए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे, क्लास को हम लोग करने वाले हैं शुरू। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे से क्लास के साथ जुड़ेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग जल्दी से बताकर चलेंगे कि हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था। हम लोगों का टॉपिक मैंने आपको जल्दी से बताकर चलेंगे। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है भाई, गुड इवनिंग हो रही है, तो गुड मॉर्निंग ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ तो बिल्कुल आ रही होगी बेटा, आवाज़ तो बिल्कुल आ रही होगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताएं, हम लोगों का टॉपिक आज चलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बात करी थी पौधों के बारे में और पौधों के अंदर मैंने आपको पत्ती और फल इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। और हमने बात करी थी कुछ पादप ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को प्लांट टिश्यू भी कवर करा दिया था। मैंने आपको बताए थे पैरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा और जाइलम और फ्लोयम, ये सब हमने कल की क्लास में कर लिए थे। तो आज की क्लास में आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमारा चलने वाला है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम लोग प्रजनन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रजनन तंत्र क्या होता है? प्रजनन तंत्र क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि मैम प्रजनन क्या होता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जब भी हम बात करेंगे प्रजनन की, तो कोई भी संसार में जो भी कोई सजीव है, इस पूरे संसार में जो भी सजीव है प्यारे बच्चों, वो अपनी प्रजाति को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है। और बढ़ाएगा कैसे? इसी प्रोसीजर के द्वारा, प्रजनन के द्वारा। तो जीव जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं या एक नए जीव को जन्म देते हैं, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है? जीवों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि प्रजनन क्या होता है भाई? जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करना। ठीक है, जीवों के द्वारा अपने जैसे, ठीक है, जीवों के द्वारा अपने जैसे, अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना। ठीक है, अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना, यही क्या कहलाता है बेटा? इसी को कहते हैं हम लोग प्रजनन। तो भाई इस संसार में जो भी कोई जीव है, वो अपने जैसे जीव की जब भी उत्पत्ति करेगा, इसी को कहेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। जैसे हम हमारे मम्मी पापा जैसे हैं, कोई डॉगी है तो उसका पपी उसके जैसा होता है, कोई आम का पौधा है तो उसके वो आम का पौधा ही नया, उसका बीज जब आप जमीन में बोओगे तो उससे आम का ही पौधा निकलेगा। तो इस संसार में हर जीव अपने जैसे नए जीव बनाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बता दोगे प्रोडक्शन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय, बाय एनी लिविंग, बाय एनी लिविंग। तो भाई किसी भी सजीव के द्वारा अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? आप कहेंगे प्रजनन कहलाता है। अब ये प्रजनन दो तरीके का होता है प्यारे बच्चों। तो प्रजनन क्या होता है? बच्चों को बातें समझ में आ गई होंगी कि जब भी कोई जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, अपने जैसे जीव की या अपने जैसे जीव को जन्म देता है, यही प्रक्रिया कहलाती है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। अब प्रजनन जो होता है ये दो तरीके से होता है, आइए बात करते हैं। ठीक है मैम जी, आज तो बोर्ड फुल,
हेड में मैम जी और वॉइस भी बेस्ट है। अरे भैया बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो आवाज वगैरह सब कुछ बढ़िया आ रही है, तो आओ लिखो अब जल्दी से। तो जब आप लोग प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रजनन 2 प्रकार का होता है। प्रजनन के प्रकार, भाई रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये होता है बेटा 2 तरीके का, ठीक है। तो कभी भी आपको पूछेगा कि रिप्रोडक्शन के प्रकार कितने होते हैं, आप लोग बताएंगे कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। पहले नंबर पर लिखेंगे लैंगिक जनन, पहले नंबर पर लिखेंगे लैंगिक जनन। मैम लैंगिक जनन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा मैम दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, दूसरा है प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है, ठीक है। आपको कभी भी पूछेगा कि लैंगिक जनन कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा जनन जिसको करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता होगी, वो होता है लैंगिक जनन। यानी कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि उस प्रकार के जनन को पहचाने जो नर और मादा के मध्य होता है, तो आप बताएंगे उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होता है ये उच्च किस्म के जीवों में होता है। तो पहले लिख लेंगे ये कहाँ होता है, तो आप बताएंगे उच्च वर्ग के जीवों में होता है, उच्च वर्गों के जीवों में होता है। उच्च वर्गों के जीव कौन से होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं बेटा, जैसे कि आपको जो भी बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई दे रहे हैं, जो भी ऐसे जीव हैं जिनको आप बिना सूक्ष्मदर्शी के देख रहे हो, उनमें होता है ये लैंगिक जनन जो होता है। तो लिख लेंगे इट इज टेक प्लेस, इट इज टेक प्लेस इन, इट इज टेक प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म, ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो उच्च किस्म के जंतु होते हैं या उच्च किस्म के जो जीव होते हैं उनके अंदर कौन किस प्रकार का जनन होता है, आप बताएंगे उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की क्रिया होती है उनके अंदर। हायर लेवल में वो आते हैं जो तुम्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के दिख जाते हैं, जैसे कि भैया इंसान हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए, ठीक है, कोई भी पक्षी हो गया प्यारे बच्चों, और आप लोग कोई भी कीट देखते हो, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, इन सब में होता है लैंगिक जनन। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि जो भी उच्च वर्ग के जीव जंतु हैं उनमें होता है लैंगिक जनन। ये किस में होता है, ये निम्न वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है, ठीक है, ये निम्न वर्गों के जंतु, निम्न वर्गों के जंतुओं में देखने को मिलता है, ठीक है, निम्न वर्ग के जंतुओं में व पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। तो ये ज्यादातर आपको पेड़ पौधों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है बेटा, तो आप लोग बताएंगे, आप सीधा सीधा अभी लिख लो, अभी प्लांट के बारे में मत लिखो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये लिखना निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है, तो ये किसके अंदर होता है, निम्न वर्ग के जंतुओं में। तो ये देखने को मिलता है लोअर प्लांट के या लोअर एनिमल के अंदर। अब निम्न वर्ग के जंतु कौन से होते हैं मैडम, लोअर एनिमल कौन से होते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रा, हाइड्रा एक जंतु है, निम्न वर्ग का जंतु है, ठीक है, अभी बताऊंगी, फोटो भी दिखाऊंगी। आपने देखा होगा स्टारफिश, स्टारफिश तारामीन एक जंतु है, निम्न वर्ग की जंतु है, ठीक है। आपने देखे होंगे प्यारे बच्चे और दूसरे जंतु जैसे स्पंजेस होते हैं, तो जो निम्न वर्ग के जंतु होते हैं उनमें देखने को मिलता है हमें अलैंगिक जनन, ठीक है। अब मैडम जी ये जो आप लोगों आपने बताया लैंगिक जनन जो होता है, ये लैंगिक जनन क्या पेड़ पौधों में भी होता है, तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि पेड़ पौधों में किस प्रकार का जनन सबसे ज्यादा होता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पेड़ पौधों की जब हम बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधों में किस प्रकार का जनन सबसे ज्यादा होता है, तो बताना अलैंगिक जनन। तो ये पेड़ पौधों में भी होता है, तो नोट कर कर मैं लिख रही हूं, तो ये पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि पेड़ पौधे कैसा जनन करते हैं, तो पेड़ पौधों के अंदर सबसे अधिक यही जनन होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में सबसे अधिक देखने को मिलता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही होता है,
प्लांट के अंदर मोस्टली यही वाला जो रिप्रोडक्शन है देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो क्या मैम पौधों के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा देखने को? बेटा मिलेगा, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज्यादा मिलता है? तो सबसे अधिक पौधों में मिलता है अलैंगिक जनन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौधे किस प्रकार का जनन सबसे ज्यादा करते हैं, तो बताना अलैंगिक जनन। तो पौधों में अलैंगिक जनन ज्यादा होता है। अब आ जाओ और पॉइंट पढ़ते हैं कि मैम लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है। और तो आइए बात करते हैं फिर से हम लैंगिक और अलैंगिक की। तो इधर हम लोग लिखेंगे लैंगिक और इधर हम लोग लिखेंगे अलैंगिक, सेक्सुअल, और इधर की तरफ लिखेंगे असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक। इधर हम लिखेंगे अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल। तो भाई सेक्सुअल की अगर बात करते हैं तो ये उच्च वर्ग के जीवों में होता है, तो इसको करने के लिए युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो लिख लीजिएगा, यह युग्मकों के मध्य होता है, यह युग्मकों के मध्य होता है। अब युग्मक क्या है मैडम जी? ये कौन सी नहीं भला ये युग्मक, तो बहुत अच्छे से समझा दूंगी, पहले लिख लो। तो ये लैंगिक जनन जो है ये युग्मकों के मध्य होता है। तो लिखोगे नीड गैमेट्स, नीड गैमेट्स। तो भाई इसको करने के लिए हमें गैमेट्स की जरूरत होती है या युग्मकों की आवश्यकता होती है, या ये जनन युग्मकों के मध्य होता है। मैम युग्मक क्या होते हैं? तो बेटा युग्मक होते हैं नर और मादा। अब जैसे हम इंसानों में ले लीजिए, जब भी शादी होती है तो लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, है ना। आजकल तो खैर जमाना आगे जा रहा है, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के, वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरली प्रोसीजर है, जो प्राकृतिक तरीके से प्रक्रिया होती है, उसमें लड़का और लड़की की शादी होती है। तो लड़के होते हैं नर और लड़कियां होती हैं मादा। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसको करने के लिए हमें नर और मादा की जरूरत पड़े। तो गैमेट क्या होते हैं बेटा? गैमेट दो तरीके के हैं, नर और मादा युग्मक। तो ऐसा जनन जो नर और मादा के मध्य होता है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। नर के अंदर बनेंगे शुक्राणु प्यारे बच्चों, नर के अंदर बनते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ठीक है। और मादा जो होती है इनके अंदर बनते हैं अंडाणु यानी कि ओवम। तो मादा के अंदर बनेंगे अंडाणु यानी कि ओवम। तो ऐसा जनन जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से होगा उसी को कहते हैं हम लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक लड़का और एक लड़की या एक मादा और नर की आवश्यकता होती है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, तो लिखना युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा जनन है जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती? तो आप बताएंगे अलैंगिक जनन। युग्मकों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है गैमेट की बेटा। तो बताकर चलेंगे नो नीड ऑफ गैमेट्स, नो नीड ऑफ गैमेट्स। भाई यहाँ नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जब मैम यहाँ नर और मादा युग्मक की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि जो युग्मक होते हैं वो नर और मादा होते हैं, वो यहाँ पर जरूरी नहीं है हो, तो यहाँ पर जनन कैसे होगा? तो यहाँ पर जो एक अकेला जीव होता है वही नया जीव बना सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक जीव के द्वारा ही, एक जीव से ही नया जीव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, नया जीव उत्पन्न हो सकता है। तो आपको पेपर में पूछेगा कि वो कौन सा जनन है जिसमें एक अकेला जीव ही नया जीव उत्पन्न कर सकता है। तो आप लोग बता दोगे वो है अलैंगिक जनन, एक जीव से ही नया जीव उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात? तो लिख सकते हो सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म can produced न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक ही जीव नया जीव बना सकता है। कैसे मैडम जी? तो बेटा आपने कभी स्टारफिश के बारे में सुना है, या कभी आपने अर्थ उसके जो हाइड्रा होता है उसके बारे में सुना है? अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले आप मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? बताओ जल्दी से, ये दोनों समझ में आए बेटा? ठीक है। युग्मकों की आवश्यकता, अच्छा नहीं लगाना भूल गई, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, हिंदी में नहीं लगाना भूल गई, इसको लिख लेना,
ठीक है, तो इंग्लिश में सही है नो नीड ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ गैमेट्स की आवश्यकता होती है, ये युग्मकों के मध्य होगा। तो यहाँ नर और मादा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक ही जीव, एक अकेला जीव होगा, वही अपना बच्चा या अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। क्या कभी एक अकेली महिला संतान उत्पन्न कर सकती है? आप कहोगे नहीं, उसको अपने पार्टनर की जरूरत होगी, उसको नर युग्मक की आवश्यकता होगी, है ना, सेक्सुअल लैंगिक जनन के अंदर। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक ही जीव नया जीव उत्पन्न कर सकता है। तो आ जाओ बात करते हैं कैसे कर सकता है। तो प्यारे बच्चे, अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन में आप लोगों ने कभी हाइड्रा को देखा होगा। हाइड्रा जो होता है, इसके अंदर होता है बेटा, हाइड्रा एक जंतु है। हाइड्रा क्या है आप बताओगे? एक जंतु है। हाइड्रा एक जंतु है और ये अकेला ही अपने जैसे दूसरे हाइड्रा बना सकता है। किस विधि द्वारा? तो बताना, द्विविखंडन के द्वारा। ठीक है, आप लोग बताएंगे मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है बेटा? मुकुलन होता है बडिंग। तो पेपर में पूछ सकता है कि जो बडिंग होता है, यानी कि मुकुलन जो है, ये किस प्रकार के जनन की एक प्रक्रिया है? तो अलैंगिक जनन का ही भाग होता है मुकुलन। आ जाओ तुम्हें हाइड्रा दिखा दूं। बच्चे, जो हाइड्रा होता है ना, ये अपने शरीर की, इसके शरीर में बनती है छोटी छोटी कलियां, छोटी छोटी कलियां। ये कलियां ही क्या करती हैं बेटा? टूटकर नीचे गिर जाती हैं और नया हाइड्रा बना लेती हैं। तो देखो, ये है हाइड्रा, ये होता है बेटा हाइड्रा। ये पानी में रहता है, ये पानी में रहता है। दिखाई दे रहा है तुम्हें इसका फोटो? इससे बड़ा ये हो नहीं रहा है, रुक जाओ। तो ये हाइड्रा है बेटा, ये पानी में रहता है, और ये पानी में रहता है। तो आप लोगों को ये एक ऐसा जीव है जो अकेले ही अपने जैसे बहुत सारे हाइड्रा बना सकता है। तो ये हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और ये हाइड्रा जो है अपने जैसे दूसरे हाइड्रा कैसे बनाएगा? तो बेटा देखो, इसमें नीचे की तरफ तुम्हें ये दिख रही है ना, ये एक कलिका सी निकल रही है, इसको कहते हैं बड। ये है बेटा बड, यानी ये है कलिका। यही कलिका टूटकर नीचे गिर जाती है, और इसी से फिर एक और बड़ा हाइड्रा जन्म ले लेता है। इसी से एक और बड़ा हाइड्रा जन्म ले लेता है। तो यहाँ पर नर और मादा की जरूरत पड़ी क्या? नहीं भैया, एक अकेला हाइड्रा है, इसी के शरीर की कुछ हिस्से इसी के शरीर में बनती हैं बड, यानी कलिकाएं। इन्हीं के द्वारा ये क्या कर लेता है? दूसरा हाइड्रा बना लेता है। तो कभी भी आपको पूछेगा कि हाइड्रा जो है इसमें कैसे जनन होता है, तो आप लोग बताएंगे मुकुलन के द्वारा होता है, और मैंने आपको अभी भी फोटो दिखाई। अब ये एग्जाम्पल ना इकट्ठे मैं भी आपको लास्ट में लिखवाऊंगी। ये तो मैंने आपको पॉइंट समझाने के लिए बताया कि एक जीव से नया जीव कैसे बन सकता है, एक जीव ही कैसे बना सकता है नया जीव। तो आपको समझ में आ गई बातें? अब आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैम चल नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा बेटा? क्लास नहीं चल रही है क्या? बेटा अब फुल वीडियो क्वालिटी पे चल रही है जो क्लास चल रही है, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से बताओ। आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। फिर से हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? फिर से बात करेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन की। फिर से बात करेंगे लैंगिक की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और फिर से बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में हम और भी पॉइंट हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आपको पूछेगा कि लैंगिक जनन के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इनमें निषेचन की क्रिया होती है बेटा। आपको पूछेगा निषेचन किस प्रकार के जनन में निषेचन होता है? तो आप बताना लैंगिक जनन में। आप बताएंगे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम निषेचन क्या होता है? तो अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो बेटा। यहाँ निषेचन नहीं होता, इनके अंदर निषेचन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें निषेचन नहीं होता है। तो लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब बहुत अच्छे से समझना कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है भाई। देखो मैंने अभी भी कहा था कि जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ पर चाहिए हम लोगों को नर और मादा। कौन कौन चाहिए भाई? नर चाहिए और मादा। नर के अंदर बनेंगे शुक्राणु,
यानी कि स्पर्म बनेंगे लड़कों के अंदर, और जो महिलाएं होंगी इनमें बनेंगे अंडाणु। आपने अभी अभी ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो जो शुक्राणु होते हैं बेटा, वो पहुंचते हैं महिला के शरीर में। महिला के शरीर में बन रहे हैं ओवम यानी अंडाणु। तो ये शुक्राणु अंडाणु के साथ जाकर मिलते हैं। मान लो ये शुक्राणु है इस तरीके से, और ये अंडाणु है। तो ये शुक्राणु पहुंचेगा मादा के अंडाणु के पास और अंडाणु के साथ मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो एक शुक्राणु जब अंडाणु के साथ जाकर फ्यूज्ड हो जाता है, एक शुक्राणु जब अंडाणु में निरूपित हो जाता है, अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु अंदर जाकर धस जाता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। इसे ही कहते हैं भाई निषेचन। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फर्टिलाइजेशन होता है वहां जहां पर नर और मादा यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा। अब यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु तो बनते ही नहीं है, तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो पूछेगा किस प्रकार के जनन में निषेचन होता है? आप लोग बताना, लैंगिक जनन के अंदर होता है निषेचन। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक भाई, अब आ गई बात ना समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ रही हूं मैं। तो आप लोगों को पूछेगा कि निषेचन कहाँ होता है, तो लैंगिक जनन में निषेचन होगा, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। आ जाएं, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहीं पर मैं लिखवा देती हूँ बेटा, लैंगिक जनन के अंदर जो संतान उत्पन्न होती है ना, वो अपने उनमें काफी विभिन्नताएं आती हैं। तो लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। तो लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आप बताएंगे मैम विभिन्नताएं क्या होती हैं? तो वेरिएशन आती है बेटा लैंगिक जनन से। अच्छा मुझे बताओ, आप बिल्कुल अपने भाई बहन के जैसे दिखते हो क्या? आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो क्या? तुम कहोगे नहीं मैडम, हम मम्मी और पापा की संतान हैं, लेकिन हम डिट्टो सेम टू सेम उनकी तरह नहीं दिखते हैं। हम बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं दिखते हैं। हमें अपने कुछ अलग क्वालिटीज हैं। हमारी आंख अलग है, हमारी नाक अलग है, हमारा मतलब अलग है, हम एक अलग जीव हैं। अगर हम बिल्कुल अपने पापा की तरह होते या बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह होते तो पहचान भी नहीं पाता कि कौन पापा है कौन हम है। हम अपने मम्मी पापा से अलग क्यों हैं? लैंगिक जनन के कारण। तो लैंगिक जनन जो होता है, इसी में हर जीव में वेरिएशन आती है। तो आपको पेपर में पूछेगा कि किस प्रकार का जनन अधिकतम विभिन्नताएं लाता है, आप बताना लैंगिक जनन। तो यहाँ लिख रही हूँ बेटा, वहां जगह कम है। तो लैंगिक जनन से वेरिएशन आती है बेटा, जीवों के अंदर वेरिएशंस आती हैं, यानी कि विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इस अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं, विभिन्नताएं नहीं आती। इसके अंदर जो जीव बनेगा सेम अपने पेरेंटल जीव के जैसा होगा, सेम वैसा ही दिखेगा जिस जिस जीव से वो बना है। तो यहाँ पर नो वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं। आ जाओ, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की कि संसार में कौन सा ऐसा जीव है जो करता है लैंगिक जनन और कौन सा ऐसा जीव है जो करता है अलैंगिक जनन। जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी, अभी पहले ये समझ लो, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या दिक्कत किसी प्यारे बच्चे को, जल्दी से बोलो दिक्कत क्या है किसी को, जल्दी। अभी ट्विंस का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ट्विंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी ये समझ में आया ये बता दो जल्दी से। एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। हमने आज की बात करी है कि मैम जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। तो जीवों के द्वारा अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन दो प्रकार से हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, उच्च वर्ग के जीवों में होता है। उच्च वर्ग के जीव वो हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, जिनको आप बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हो। तो आप लोगों ने देखा कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उन सब में होता है ये लैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो निम्न वर्ग के जीवों में होता है। निम्न वर्ग के जीव जो सही से विकसित नहीं है अभी, जैसे कि हाइड्रा मैंने बताया, ईस्ट अभी मैं बताऊंगी, अभी एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, ठीक है। अब ये पौधों में भी देखने को मिलता है, तो लैंगिक जनन हमें पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि लैंगिक जनन कैसे होगा, तो दो युग्मकों के बीच में होगा, नर
और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब बनता है लैंगिक जनन, तब होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हमें युग्मकों की आवश्यकता होगी, ये युग्मकों के मध्य होगा। युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक दो होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक में बनेंगे शुक्राणु और मादा युग्मक में बनते हैं अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु की जहां जरूरत होगी वहीं होगा लैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं है तो कैसे जनन होगा? एक ही जीव नया जीव बना लेता है, एक जीव है वही नया जीव बना लेगा। जैसे हमने बात करी हाइड्रा, हाइड्रा में छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, बड निकलती हैं, वही टूटकर नया हाइड्रा बना लेती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मुकुलन। फिर हमने बात करी कि मैम लैंगिक जनन की अगली क्वालिटी क्या है? तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है बेटा, ठीक है। लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्या है? नर और मादा जब मिलेंगे, जब अंडाणु को शुक्राणु भेद देगा और शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाएगा, इसी को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो कभी भी आपको पूछे कि फर्टिलाइजेशन का किस प्रकार के जनन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप लोग बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर होती है ये होती है लैंगिक जनन के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु को भेद देते हैं और अंडाणु के अंदर एंटर कर जाते हैं जो शुक्राणु होते हैं। अब अंडाणु के अंदर जब शुक्राणु एंटर करेंगे, ये पूरा गोला जो है ये है अंडाणु, ये लड़कियों के अंदर बनता है, ये मादा युग्मक है अंडाणु। अब देखो बहुत सारे शुक्राणु आते हैं नर के पास से और एक शुक्राणु ही अंडाणु को अंदर से भेद देता है, अंडाणु के अंदर चला जाता है और इसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर निषेचन नहीं होता भैया, जब ना अंडाणु बन रहे हैं ना शुक्राणु, तो निषेचन होगा ही नहीं। यहाँ पर आगे हमने बात करी कि लैंगिक जनन में हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक जीव दूसरे जीव से अलग है, मैं अपनी बहन से अलग हूं, अपने मम्मी पापा से अलग हूं, अपने भाई से अलग हूं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में वेरिएशन आती है बेटा। अगर लैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं आती ना, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक शक्ल के होते फिर सारे इंसान। तो भाई सब इंसानों की शक्लें अलग अलग हैं, सब इंसानों की हाइट अलग अलग है, तो ये जो वेरिएशन हम में आई है लैंगिक जनन के कारण आई है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, है ना। यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलती है। आ जाएं अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि मैम लैंगिक जनन किस किस में होगा और अलैंगिक जनन किस किस में होगा। तो बेटा सीधा सीधा मैं आपको बताकर चलती हूँ, सीधा सीधा लिखवा देती हूँ। पहले हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की, क्योंकि पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है अलैंगिक जनन कि भाई अलैंगिक जनन की क्रिया किस में होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप लोगों को कई जीवों के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले अमीबा की, पेपर में आएगा कि अमीबा जो होता है ये कैसे जनन करता है, अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप बताएंगे अमीबा द्विविखंडन द्वारा, द्विविखंडन की क्रिया द्वारा जनन करता है। अमीबा में होता है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, अमीबा करता है बाइनरी फिजन। पेपर में आता है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, द्विविखंडन, दो भागों में टूट जाता है अमीबा। मान लो ये एक अमीबा है बेटा, ये एक अमीबा है, ये इसके अंदर बैठा हुआ है केंद्रक इसका। जब ये अमीबा अपने आप को दो हिस्सों में बांटेगा तो इसका केंद्रक ऐसे दो हिस्सों में बटेगा और इसी अमीबा से ऐसे करके दो अमीबा बन जाएंगे। तो एक ही अमीबा दो हिस्सों में जब टूट जाता है इसको कहते हैं द्विविखंडन। द्वि का मतलब दो, विखंडन मतलब टूट जाना। एक अमीबा अपने पूरे शरीर के हिस्सों को दो भागों में तोड़कर दो अमीबा बना देता है, ये भी एक तरीके का अलैंगिक जनन है। यहाँ ना कहीं नर की जरूरत पड़ी ना मादा की जरूरत पड़ी, है ना। दूसरा आपको पूछेगा कि जो एक जीवाणु होता है वो अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, एक बैक्टीरिया जो होता है, तो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है यही द्विविखंडन। तो बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है, बैक्टीरिया भी द्विविखंडन की क्रिया द्वारा। भैया बैक्टीरिया में ना नर होता है ना मादा, तुमने कभी सुना है ये नर बैक्टीरिया या मादा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया तो अकेला ही जीव होता है और वही अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है द्विविखंडन द्वारा। तो बैक्टीरिया जो होता है इसमें भी होता है बाइनरी फिजन, इसके अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है।
तो बैक्टीरिया में भी आपको पूछेगा किस प्रकार का जनन होता है, बताएंगे बाइनरी फिजन। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, यही एक बैक्टीरिया अपने अंदर 2 न्यूक्लियाई बना लेगा और इससे 2 छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म ले लेंगे, फिर ऐसे करके। ठीक है, आ जाओ और लिखेंगे। और आपको पूछे कि और कौन कौन है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है भाई, तो आप लोगों को पूछेगा कि तीसरे नंबर पर हाइड्रा, जो मैंने अभी अभी बताया था आपको। हाइड्रा, हाइड्रा एक जंतु है, तो हाइड्रा में कैसे जनन होगा? हाइड्रा में होता है बडिंग द्वारा जनन, बडिंग। ठीक है, हाइड्रा में बनती हैं छोटी छोटी कलिकाएं जिनको कहते हैं मुकुलन, तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जनन करता है। अभी दिखाया था मैंने आपको फोटो। और हाइड्रा में एक और विधि द्वारा जनन होता है। पहली विधि तो होगी बडिंग और दूसरी विधि होती है रीजनरेशन। रीजनरेशन भी करता है बेटा हाइड्रा, रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में। पुनः जनन भी होता है बेटा। पुनः जनन का मतलब कि इसके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर टूट गया, भाई एक तो रहा कलिकाएं बनेगी, मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है भाई, मान लीजिए ये हाइड्रा है, छोटा सा जंतु हाइड्रा। इसमें ऐसे छोटी छोटी कलिकाएं बन रही हैं, ये कलिकाएं टूटकर नीचे गिर गई तो नया हाइड्रा बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी ये शाखा टूटकर नीचे गिरी तो दोबारा से अपनी शाखा को रिपेयर कर लेता है, तो इसमें पुनः जनन भी होता है, फिर से जनन कर लेता है अपने आप को, फिर से निर्मित कर लेता है। जैसे हमारी ये उंगली कट जाए तो क्या दोबारा से आ जाएगी ये उंगली तुम्हारी? तुम बोलोगे नहीं आएगी। लेकिन हाइड्रा की कोई भी उंगली टूट गई, ऐसे कोई भी भुजा टूट गई तो दोबारा से बन जाएगी। तो हाइड्रा में पुनः जनन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। ये भी आपको पूछ सकता है पेपर में, है ना। आ जाओ और आगे बात करते हैं हम लोग। और आगे चले तो और एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टारफिश, स्टारफिश जो होती है बेटा, तारामीन, तारामीन तुमने देखी है, तारामीन। स्टारफिश ये भी अपने अंदर कैसे करती है, इसमें भी होता है पुनः जनन। चलो दिखाती हूँ तुम्हें स्टारफिश। स्टारफिश जो होती है इसमें भी पुनः जनन होता है। ठीक है, तो बताएंगे रिप्रोडक्शन, इसके अंदर भी क्या होगा, पुनः जनन होगा बेटा। ठीक है, तो स्टारफिश जो होती है इसके अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कैसा जनन, आप लोग बताएंगे। इसके अंदर भी होता है पुनः जनन, या अपने आप को ये कई खंडों में तोड़ देती है, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसको कहते हैं खंडन की विधि, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। ठीक है, तो ये कई हिस्सों में टूट सकती है। देखो इस तरीके से वीडियो है, तो ये कई हिस्सों में अपने आप को तोड़ सकती है भाई, जो स्टारफिश होती है। और इसमें भी होता है पुनः जनन की, ये वो जो फ्रेगमेंटेशन है, जिसको कहते हैं हम खंडित हो जाना, खंडों में टूट जाना। ये एक स्टारफिश है, तो ऐसे ये 2 हिस्सों में टूट गई तो हर हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा, पूरा स्टारफिश बना लेगा। तो इसकी ये वाली भुजा वापस से रीजनरेट हो जाती है और पूरी स्टारफिश बन जाती है। तो स्टारफिश की अगर हम लोग बात करते हैं तारामीन की, तो तारामीन में भी पुनः जनन होता है या विखंडन। तो बता सकते हो तारामीन अपने आप को विखंडित करती है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया द्वारा। ठीक है, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन बेटा। ठीक, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, या बता सकते हो पुनः जनन। भाई पुनः जनन की क्रिया भी होती है इसमें, रीजनरेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होगा इसके अंदर, पुनः जनन भी होगा, रीजनरेशन भी। जैसे अभी मैंने फोटो दिखाया था, ये स्टारफिश है भाई, ऐसे करके, है ना। जब इस स्टारफिश को ऐसे बीच से ये टूट जाएगी या अपने आप को विखंडित कर लेगी, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से मिलकर नई स्टारफिश बना लेंगे इस तरीके से। अब नई स्टारफिश बना लेंगे तो इसने क्या करा, अपने आप को खंडित भी कर दिया, 2 भागों में टूट भी गई। और दूसरा, जो 2 भुजाएं टूटी थी उन्हीं भुजाओं ने दोबारा से नए रिपेयर करके अपने आप को पूरी की पूरी नई स्टारफिश बना ली। तो स्टारफिश में भी विखंडन, फ्रेगमेंटेशन होता है, या आप लोग बता सकते हो पुनः जनन। ठीक है, चलो आगे बात करें बेटा। लिजार्ड की तो पूंछ आती है, लिजार्ड नहीं करती, लिजार्ड में तो लैंगिक जनन होता है। लिजार्ड जो होती है छिपकलियां, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा होते हैं उनके अंदर, और अंडे देती है फिर वो। तो प्यारे बच्चे, इनके अंदर लिजार्ड की जो पूंछ है वो पुनः जनन कर सकती है।
पूंछ दोबारा से आ जाती है, लेकिन पूरी छिपकली पुनर्जनन नहीं कर सकती। ठीक है, हाइड्रा की डेथ होती है या नहीं मैम? हाइड्रा की कोशिकाएं जब पुरानी हो जाती है तभी उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, जब उसकी कोशिकाएं पुरानी हो जाएंगी तभी उसकी मृत्यु होती है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को कभी भी पूछेगा तो ये जंतु हैं जो करते हैं पुनर्जनन। एक और है प्लेनेरिया, एक और एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, प्लेनेरिया। एक और एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये जो प्लेनेरिया है ना, इसमें तो इसको डुगेशिया भी बोला जाता है, डुगेशिया। इसका एक और नाम है बच्चे, प्लेनेरिया जो है इसको डुगेशिया भी बोलते हैं। तो ये प्लेनेरिया ना, ये भी अपने आप को बहुत जल्दी से क्या कर सकता है, पुनः जनन की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये जो ये होता है, डुगेशिया भी बोलते हैं इसको। तो ये जो प्लेनेरिया होता है बेटा, इसमें सर्वाधिक पुनः जनन की क्षमता होती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जंतु है जिसमें सर्वाधिक पुनः जनन की क्षमता होती है, तो आप बताओगे ये पुनः जनन की जो क्षमता रखता है प्लेनेरिया है। ठीक है, सर्वाधिक पुनः जनन की क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, मोस्ट रीजनरेशन पावर, मोस्ट रीजनरेशन पावर, ये अपने आप के कई हिस्से कर देगा और इसके कई हिस्से टूटकर नया प्लेनेरिया बना लेते हैं। चलो तुम्हें प्लेनेरिया भी दिखाती हूँ। प्लेनेरिया भी एक जंतु है बेटा। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है ये भी एक जंतु है। देखो ऐसा है ये, ओहो मुझे तो इससे डर लगता है। तो ये प्लेनेरिया जो होता है ये भी एक जंतु है, ऐसा सा दिखता है देखो। और ये अपने आप को क्या करता है, इसके शरीर का कोई सा भी हिस्सा टूट कर गिर जाए तो ये अपने आप को नया हिस्सा बना लेता है। देखो रीजनरेशन। तो ये एक वीडियो है, तो इसमें देखो आपको दिख रहा है ना, इसके शरीर के कई हिस्से हो जाते हैं, मल्टीपल हिस्सा कर लेता है अपने शरीर का। 3 हिस्सों में अगर ये बट गया ना तो तीनों के तीनों हिस्से नया प्लेनेरिया बना लेंगे। जैसे हमारी ये उंगली है 3 जगह से कट गई, ऐसे 3 पीस हो गए उंगली के, तो हर पीस नई उंगली बना ले, ऐसे करता है ये प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, सबसे ज्यादा पुनः जनन कर सकता है जो प्लेनेरिया है। अब आ जाओ बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो भाई आपको तो पता ही है पेड़ पौधों में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। पौधों में अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन, तो पौधों के अंदर अगर अलैंगिक जनन की बात की जाए तो भाई पौधों के अंदर होती है एक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं वनस्पतिक या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वनस्पतिक जनन के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो पौधों में प्लांट, जब आप लोग क्या बताओगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सब जंतु थे, अब बात कर रहे हैं प्लांट की कि भाई पौधों में अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब आप पूछोगे तो पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि है, जो मेथड है, उनके बारे में आपको पूछ सकता है। तो पौधों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम वनस्पतिक जनन के नाम से भी जानते हैं। पौधों के अंदर वनस्पतिक जनन होता है, इसी को अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है पौधों में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैडम? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पौधों के जो भाग आते हैं वो हैं, आप लोग बताएंगे, अगर कोई पौधे की हम जड़ लगाते हैं बेटा, जड़, अगर किसी पौधे की हम जड़ लगाते हैं तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। भाई अगर किसी पौधे की हमने उखाड़ कर जड़ लगा दी, जैसे पुदीना हमें बोना है तो पुदीना को उखाड़ के ले आए कहीं से और लाकर अपने घर में बो दिया पुदीना, तो वहां पर नर और मादा की जरूरत पड़ी क्या, ये बताओ? नहीं पड़ी, वो तो जड़ थी पुदीने की, उखाड़ कर लाए और लगा दी, उसी से नया पुदीना का पूरा बाग हो जाएगा। तो ये भी एक अलैंगिक जनन है। तो पौधों में जब अलैंगिक जनन होता है तो उसको कहा जाता है वनस्पतिक जनन। तो पौधों के अंदर अलैंगिक जनन को हम वनस्पतिक जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, पेड़ पौधों को हम वनस्पति तो कहते हैं, तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल देते हैं इसको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पौधों के कौन कौन से भाग हैं जिनसे नया पौधा बन सकता है? तो भाई जड़ से बन सकता है नया पौधा,
तने से बन सकता है नया पौधा, स्टेम जो होता है तने से बन सकता है ना। और आप लोग बता सकते हो पत्तियों से बन सकता है नया पौधा, पत्तियां, लीव्स जो होती हैं इनसे बन सकता है नया पौधा। और बेटा बीज, बीज लगा दो किसी पौधे के, सीड लगा दो, उससे भी नया पौधा हो सकता है। तो इतने भाग हैं पौधों के अंदर जहां पर नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे इन्हीं भागों को लगाने से नया पौधा उग जाता है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें पत्ती द्वारा कौन सा पौधा है जिसको उगाया जा सकता है, तो बताएंगे आप लोग कौन सा पौधा है प्यारे बच्चे। तो आप लोग बताएंगे ब्रायोफिलम, ठीक है, लिख लीजिएगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक पौधा होता है प्यारे बच्चे, ब्रायोफिलम। तो ये ब्रायोफिलम जो होता है ये ऐसा पौधा है जिसको अगर हम लोग लगाएंगे तो इसकी पत्तियों से ही एक नया पौधा हो जाता है। ब्रायोफिलम पत्ती द्वारा उगने वाला है पौधा, कौन सा है, तो ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पे ना छोटी छोटी सी कली सी छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, वही पत्तियां अगर टूटकर नीचे गिर गई उन्हीं से नया पूरा ब्रायोफिलम का पौधा बन जाता है। चलो तुम्हें ब्रायोफिलम भी दिखा दूं आज, तो तुम भी क्या याद रखोगे, ब्रायोफिलम भी देखो, ब्रायोफिलम का पौधा, ठीक है। तो देखो ये होता है ब्रायोफिलम का प्लांट। तो जो ब्रायोफिलम होता है देखो, ये तुमने कई बार गमलों में भी लगा हुआ देखा होगा। तो इससे ना ऐसी छोटी छोटी सी देखो पत्ती पर ही छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, पत्ती पर ही छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, देखो दिख रही हैं, ये पत्ती है इसकी और इसी पर छोटी छोटी ये कलिकाएं पत्ती से निकल रही हैं। अब यही पत्ती जब पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी ना मिट्टी में, इसी से नया ब्रायोफिलम का पौधा हो जाएगा, इसी से नया ब्रायोफिलम का पौधा हो जाएगा। ये मनी प्लांट नहीं है बेटा, ना ये नागफनी है, ये ब्रायोफिलम का पौधा होता है, ठीक है। मैडम पत्ती से कैसे, पत्ती से कैसे, पत्ती से कैसे, दीपक हैव पेशेंस, पेशेंस रखो बेटा, बता तो रही हूँ। पत्ती जो होती है उसी पर छोटी छोटी पत्तियां उगती हैं, और यही पत्ती, ये पत्ती का पूरा हिस्सा जब टूटकर नीचे गिर जाएगा, ये वाली पत्ती पूरी टूटकर नीचे जमीन में गिर जाएगी, तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां ये ही जड़ पकड़ लेती हैं, और जड़ पकड़ते ही पूरा का पूरा ब्रायोफिलम का पौधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे होती हैं पत्ती से, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, याद हो गई होंगी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब अलैंगिक जनन के विषय में बात होती है तो पौधों में वनस्पतिक भाग कौन कौन से हैं, तो पौधों के वनस्पतिक भाग कौन कौन से हैं जो अलैंगिक जनन कर सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब पौधों के वनस्पतिक भाग हैं बेटा, इन्हीं से पौधे करते हैं वनस्पतिक जनन। तो जड़, तना, पत्ती और बीज। मैम एक रह गया फूल। अगर हम फूल की बात करें तो फूल जो होता है ये पौधों के किस भाग में आता है, ये आता है लैंगिक जनन के अंदर। तो फूल जो है वो करता है लैंगिक जनन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जो फूल होगा ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूल को छोड़कर पौधों के अंदर जितने भी हिस्से हैं वो वनस्पतिक जनन में काम आते हैं, वो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैम फूल क्यों नहीं कर सकता, तो बेटा फूल में मिलते हैं तुम्हें नर और मादा। मैंने बताया था ना कि पौधे के अंदर जो फूल होता है वो पौधों के जनन अंग होते हैं, जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फूल में तुम्हें नर और मादा भाग मिलते हैं, और नर के अंदर बनेंगे परागकण जो कि क्या करते हैं बेटा, परागण की क्रिया करेंगे। और मादा के अंदर क्या बनते थे, मादा के अंदर था अंडाशय, ठीक है। तो ये परागकण मादा के अंडाशय वाले भाग से जाकर मिलते थे और निषेचन होता था वहां फिर। तो निषेचन की क्रिया किस प्रकार के जनन में होती है, लैंगिक जनन में। और नर और मादा की आवश्यकता कहाँ होती है, लैंगिक जनन में। इसीलिए फूल जो फ्लावर होता है किसी भी पौधे के अंदर ये लैंगिक भाग के अंदर आता है। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। हाँ तो फूल में होते हैं नर और मादा, नर को हम कहते हैं स्टेमन और मादा भागता पिस्टिल। बताया था लड़कियां पिस्टिल चढ़वा देती है, पिस्टल डू 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 डू, वही वाला। तो आपको कभी भी पूछे कि फूल किसी भी पौधे में किस प्रकार के जनन के लिए उत्तरदायी है, तो बताना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए, ठीक है ना।
चल रहे हैं भाई आगे की तरफ। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं मनुष्य के बारे में। आ जाइए, तो अब हेडिंग डालेंगे मानव जनन अंग। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन अंग की बात करेंगे। ठीक है, मानव जनन अंग, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चलेगी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। तो भाई मानव जनन तंत्र, हमारे अंदर किस प्रकार का जनन होता है, जल्दी बताओ। मानव में किस प्रकार के जनन की क्रिया होती है? मैंने अभी अभी बताया था कि मानव में होता है लैंगिक जनन। भाई हम सब के अंदर लैंगिक जनन होता है। तो मानव में किस प्रकार का जनन होता है? आप बताओगे लैंगिक जनन होता है मानव के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मानव के अंदर। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नर और मादा भी बनते हैं भाई, बिल्कुल बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है मानव के अंदर। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको पता है कि गैमेट्स भी बनेंगे भाई। लैंगिक जनन में तो युग्मक बनते हैं, युग्मक। तो कभी भी आपको पूछेगा कि मानव के अंदर जो युग्मक बनते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था गैमेट्स तो दो होते हैं, नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो हमारे अंदर भी नर होगा और हमारे अंदर भी मादा युग्मक होंगे, है ना भाई। नर में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। बिल्कुल आपने बता दिया मैडम, शुक्राणु बनेंगे। नर के अंदर स्पर्म बनेंगे और मादा के अंदर क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे, है ना। हमारे अंदर बनते हैं अंडाणु, ओवम। अब मैडम जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया होगी। यही पेपर में पूछा जाएगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है? आप बताओगे निषेचन की क्रिया होगी बेटा। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद क्या होता है? एक बार फिर से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। हमारे अंदर मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है तो हमारे अंदर बनते हैं गैमेट्स, युग्मक। कौन कौन से युग्मक बनेंगे? लड़कों के अंदर नर युग्मक, मादाओं के अंदर मादा युग्मक। नर में बनते हैं शुक्राणु और मादा में बनते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है तो एक कोशिका का निर्माण होता है। पेपर में पूछेगा कि निषेचन की क्रिया के दौरान कौन सी कोशिका या कौन सी संरचना का निर्माण होता है? तो जब भी नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो एक संरचना बनेगी बेटा, एक संरचना बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। एक संरचना बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहा जाता है युग्मनज। क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज। इसे कहा जाता है युग्मनज, यानी कि जाइगोट। कितने बच्चों ने पहले जाइगोट का नाम सुना हुआ है? इस संरचना को कहा जाता है जाइगोट। तो पेपर में आता है कि जब नर और मादा युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में निषेचित होते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है। वो कौन सी संरचना है? आप बताना। उसको कहते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। ठीक है, आप, मैं, हम सब जब बने थे तो हम सब बनने, जब हम जीवन में आए ना तो सबसे पहले हम यही बने थे, जाइगोट। हम सबसे पहले जाइगोट ही बने थे। हर वो बच्चा जो माता के पेट में जन्म लेता है वो सबसे पहले जाइगोट ही बनता है। पिताजी के शुक्राणु आएंगे, माताजी के अंडाणु, दोनों में निषेचन होगा और बनेगा एक जाइगोट। तो इस जाइगोट के बारे में करते हैं बात। ठीक है, जाइगोट जो होता है ये एक कोशिकीय संरचना है। जाइगोट जो होता है प्यारे बच्चों, जाइगोट जिसको हम कहते हैं युग्मनज। आपको पूछेगा कि ये जाइगोट जो होता है ये कितनी कोशिकाओं से बनी संरचना है? तो बेटा ये एक कोशिका से बनी संरचना है, एक कोशिका का बना होता है केवल। ये जाइगोट एक कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है,
ये भी पेपर में आता है कि जाइगोट किस प्रकार की संरचना है, एक कोशिकीय संरचना है, सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ये सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। आप जब बने थे तो एक कोशिका ही थे, आप भी एक छोटी सी कोशिका ही थे जिसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये एक कोशिका का है और इस एक कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं ये पूछ ले, तो इस जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। इस एक कोशिकीय जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। मैम 46 कैसे होते हैं बेटा, 23 गुणसूत्र ये लेता है पिताजी से, पिता के शुक्राणु जो थे 23 गुणसूत्र से वहां से मिले, ठीक है, और 23 गुणसूत्र ये लेता है मम्मी जी से, 23 गुणसूत्र इसने लिए माता जी के अंडाणु से, मदर से, तो टोटल इसके पास हो गए कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो जाइगोट होता है ये एक कोशिकीय संरचना है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इस एक कोशिका के अंदर ही 46 गुणसूत्र होते हैं। कैसे आए 46, 23 पापा से लिए, 23 मम्मी से लिए, तो अपने अंदर कर लेता है टोटल 46 गुणसूत्र, ठीक है। तभी हम दोनों का, तभी हमारे जो डीएनए है वो मम्मी पापा से मैच करते हैं, क्योंकि हमने 23 गुणसूत्र पापा से लिए हैं और 23 गुणसूत्र मम्मी से लिए हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो मैम ये जो क्रोमोसोम, ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट आगे विकसित होकर किस प्रकार की संरचना बनाता है, तो बेटा ये जाइगोट आगे विकसित होकर यही बनाता है, अपने आप को बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड कर लेगा ये, और यही बनाएगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनेगा गैस्ट्यूला, ठीक है। तो आ जाओ, तुम्हें पहले मैं जाइगोट दिखा देती हूँ, तुम्हें पहले मैं जाइगोट दिखा देती हूँ कैसा दिखता है जाइगोट। तो भाई स्टेजेस ऑफ जाइगोट, तो जो जाइगोट होता है ये पहले तो एक कोशिका का बना होता है बेटा, लेकिन उसके बाद ये अपने आप को बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड कर लेता है, और बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड कर कर ये आप अपनी कई स्टेजेस से गुजरता है, और बहुत सारी कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो ये पूरा बेबी बनता है। लेकिन आपको पूछ सकता है कि ये जो जाइगोट होता है ये कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरेगा, कोई क्लियर इमेज नहीं है जिसमें मैं आपको दिखा सकूं। गैस चूल्हा भी जिसमें दिया हुआ हो, गैस चूल्हा वाली इमेज जो होती है वो लास्ट होती है, ब्लास्टोसिस हो गया, गैस चूल्हा हो गया, उसी से एक बेबी बनता है बेटा। इसमें अभी कोई मैं आपको ये वाली स्टेज दिखा देती हूँ, ठीक है, इससे आप समझ जाओगे चीजों। देखो ये है जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट होता है, एक कोशिकीय संरचना है ये जाइगोट, ठीक है। फिर ये अपने आप को डिवाइड करता है, तो देखो 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो गया, इसके अंदर ये 2 कोशिकाएं बन गई, फिर 2 से 4 कोशिकाएं बन गई, ये 4 कोशिकाएं, 4 से 8 कोशिकाएं बन गई, तो ऐसे ऐसे ही अपने आप को क्या करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, और लास्ट में बहुत सारी कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं, तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट लास्ट में गैस्ट्यूला में कन्वर्ट हो जाता है, गैस्ट्यूला में ये कन्वर्ट हो जाता है, गैस्ट्यूला, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्यूला होता है इसी से फिर एक बच्चा बनना शुरू हो जाता है, एक बेबी जो होता है वो इस गैस्ट्यूला से ही बनना शुरू हो जाता है। तो जाइगोट जब एक कोशिकीय था, इसने अपने आप को डिवाइड करा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे लास्ट में लगभग 100 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 100 कोशिकाओं में डिवाइड हो गया, 100 सेल में डिवाइड हो गया, तो इसको हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट फिर गैस्ट्यूला में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस्ट्यूला एक संरचना है जिसमें ये अपने चारों तरफ 3 झिल्लियां बना लेगा, ऐसे 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 3 झिल्लियां बना लेगा, ऐसे 3 झिल्लियों का निर्माण कर लेगा ये अपने चारों तरफ, और यही 3 झिल्लियां फिर एक बच्चे को बनाना शुरू करती हैं।
कोई आंख नाक बनाएगी, कोई लीवर, कोई किडनी, अलग अलग काम, जिनको हम जर्म लेयर कहते हैं। एंडोडर्मिस, मीसोडर्मिस। आपने पढ़ी है कि तीन भ्रूण की तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये तीनों डर्म यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो जल्दी से, बोलो भाई। हिंदी में बेटा, हिंदी में भी इनका नाम ये रहता है, कोरक पुट्टी भवन, ऐसे करके बहुत डिफिकल्ट से नाम है। तो ये आजकल एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला करके ही हिंदी में दिए होते हैं, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला, ठीक है। हाँ जी भैया, पपाया में भी नर और मादा युग्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। युग्मनज बेटा, युग्मनज, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा युग्मनज है, युग्मनज। युग्मनज होता है, युग्मनज, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। युग्मनज होता है, युग्मनज। समझ में आई बात? चलो, तो अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? तो यही जो वो होता है ग्लास, ये जाइगोट, यही जाइगोट जब एक कोशिका का था, एक कोशिका से इसने अपने आप को बांटा दो कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं से बांटा चार कोशिकाओं में, चार कोशिकाओं से बांटा आठ कोशिकाओं में। ऐसे ऐसे इसकी जो स्टेजेस हैं वो चलती रहती हैं। तो ये बनाता है ब्लास्ट्यूला, ठीक है। कौन सी स्टेज बनाएगा? ब्लास्ट्यूला स्टेज, ब्लास्ट्यूला, ठीक है। तो ब्लास्ट्यूला स्टेज बनाएगा ये, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला कहते हैं इसको, ब्लास्ट्यूला, ठीक है। ब्लास्टोसिस या ब्लास्ट्यूला कहेंगे। और फिर बनाता है गैस्ट्यूला, फिर बनाता है ये गैस्ट्यूला स्टेज। तो गैस्ट्यूला स्टेज जो होती है, इसी से एक बच्चा बनता है, ठीक है। इसी के बाद की स्टेज आती है एक बेबी के निर्माण की। तो एक पूरा बेबी, एक पूरा शिशु माता के गर्भ में बनने लगता है, इसी जाइगोट की बदौलत। ठीक, समझ में आई बातें? चलो तो भाई, बायोलॉजी की क्लास। हाँ जी भैया, लिजर्ड जो होती हैं वो छिपकली को ही कहा जाता है, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम एंड क्रोमोसोम। बेटा, ऑटोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम का ही भाग है। क्रोमोसोम को मैंने आपको पढ़ाया था कि दो भागों में बांटा है, ऑटोसोम एंड ओलोसोम। तो गुणसूत्रों के 1 से 22 तक के जोड़े ऑटोसोम है, और केवल 23वां जोड़ा होता है ओलोसोम। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो, तो आपको ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब हम कल की क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो नर होते हैं, नर पुरुष जो होते हैं, उनमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसाइकल होती है, वास डिफरेंस नलिका होती है। इनके काम थोड़ा सा मैं बताऊंगी, फिर ये चैप्टर खत्म और नया चैप्टर फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अब कल की क्लास में। चलो तो नमस्कार। बायोलॉजी में सब आपकी 3-4 दिन और बची हुई है।